नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहू आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आफत की बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं तो कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया तो कई अपनों के इंतजार में बैठे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्तरीय निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हुई बारिश ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ से नजारा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच विपक्ष ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से मानसून की शुरुआत बारिश में ही इस तरह की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने राजधानी देहरादून की सड़कों के नदियों में तब्दील होने पर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से आपदा प्रभावितों को दोगुना मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर समय रहते सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। मानसून की बारिश ने उत्तराखंड में भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह सड़कें बंद होने के साथ ही हवाई और रेल यातायात पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं, तो वहीं कई हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मानसून की इस बारिश में कुमाऊं को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर साथ ही आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस ने आपदा प्रभावितों को दोगुना मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण आप अतिक्रमण को भी देखेंगे। जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। देखिए, सरकार को मानकों के हिसाब से तो मुआवजा नहीं देना ही देना चाहिए, वो भी मुआवजा नहीं दे रही है। और हमारा तो कहना है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनका सही आकलन करके और जो मानक बने हैं उन मानकों को दुगना करना चाहिए और दुगनी धनराशि इनको मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते राज्य की 200 से अधिक सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं, जिन्हें खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बीच निचले इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के बावजूद स्थिति काफी विकट होती हुई नजर आई। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को तलब कर स्थिति का जायजा लिया। उनका कहना है कि ज्यादा बारिश की वजह से जलभराव की समस्या देखने को मिली है। देखिए, आपको जानकारी है कि पिछली बार मेरे द्वारा तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों को हिदायत दी गई थी कि हम मानसून से पहले अपने अपने नाले नालियां साफ करें, ताकि जब पानी बरसे तो पानी ओवरफ्लो होके बाहर ना आ सके। लेकिन इस बार पानी भी बहुत बरसा। कुछ क्षेत्रों की मुझे जानकारी है कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा बाहर सड़कों पे बहा, जिसके कारण जनता को परेशानी हुई। और जानकारी जिस प्रकार से मेरे द्वारा ली गई, अनेकों जगह पानी ज़्यादा बरसा है। यदि मैं देहरादून की बात करूँ, देहरादून में जैसा मेरे द्वारा
अभी बैठक करके जानकारी ली गई। 37 बड़े नाले हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, जहां साफ सफाई लगभग हर नाले में समय से कर दी गई, कुछ को छोड़ के। और शेष हमारे जितने छोटी नालियां हैं ये लगभग पूरे नगर निगम की मैं बात करूं तो जैसा मुझे उनके द्वारा बताया गया, हमारे अधिकारियों के द्वारा, एमएनए के द्वारा, कि हमारे पूरे 100 वार्डों में 536 छोटी बड़ी नालियां हैं जिनकी सफाई की गई। वहाँ नाला गैंग को जिम्मेवारी दी गई और जो ये बड़े नाले हैं इसको एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा उनको साफ सफाई करने का जिम्मा दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि पानी इस बार ज्यादा बरसा, तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपदा ने जिस तरीके से शुरुआत में ही प्रदेश के जनमानस को अस्त व्यस्त कर दिया है, कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही थी कि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और आपदा से निपटने की तैयारियां पहले से पूरी की जानी चाहिए। लेकिन जब धरातल पे काम करना था तब तो अधिकारी और मंत्री कुंभकर्ण की निंद्रा में एसी कमरों में सोए रहे। अब जब जनमानस को परेशानी हो रही है, जगह जगह सड़कें बाधित हो रही हैं, जगह जगह जल भराव की दिक्कत आ रही है, कई जगह तो आप देखिए कि जो है गड्ढों में डूब करके बच्चों की मौतें हो गई हैं। कल देहरादून में ही एक लड़की जो है गदेरे में बह गई है। तो क्या हालात हैं। अब मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको जो करना वो करें, लेकिन इसका भी जवाब दें कि समय रहते जो है प्रशासन सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं कर पाया और सरकार समय पर क्यों नहीं चेती। अब पाछे पछताए क्या होते जब चिड़िया जुग गई खेत। और अब पूरे मानसून के बीच में तो कोई, मुझे ही नहीं लगता कि काम भी हो पाएंगे। ये लगभग आपदा वाली जो समस्या है, पे देखा जाए तो हमारा ये हिमालयी राज्य है और हिमालय राज्य, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे हमारे उत्तराखंड की बात हो, चाहे हमारे सेवन सिस्टर की बात हो, यहाँ का जो है आपदाग्रस्त ये क्षेत्र विशेषकर मानसून सीजन पे ये हो जाता है। इसके लिए ठोस एक कारगर नीतियाँ बननी चाहिए थी। इन बैठकों को दौर नहीं होगा जो बराबर बैठकें हो रही हैं, इसमें केंद्र सरकार को भी कोई एक रास्ता निकालना चाहिए और दूसरी चीज़ कि राज्य सरकार को भी इसका कोई एक कारगर रास्ता निकालना चाहिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि विकास योजनाएं जरूर होनी चाहिए पर्वतीय राज्यों के, पहाड़ी राज्यों के अंतर्गत में, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरीके से होनी चाहिए। जो अंधाधुंध जो ऐसा विकास हो रहा है, अंधा विकास हो रहा है कि जो एक विनाश की तरफ ले जा रहा है, आपदा का एक मुख्य कारण है। सरकार को कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें रखना चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड में सुरंगों से खोद के सड़कों का चौड़ीकरण करके, वो भी एक बहुत ज़रूरी है, सड़कों का चौड़ीकरण भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें तो बेहताशा जो कंपनियां काम कर रही है, बेहताशा उन पर उनको कोई लगाम नहीं है। और एक ब्लास्टिंग प्रोसेस, अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो ब्लास्टिंग कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ब्लास्टिंग होने से पहाड़ हिलते हैं ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर मानसून की बारिश आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। आफत की बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों समय रहते सरकार ने तैयारी नहीं की। सवाल ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी में करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्या सुविधा मिली। आखिर क्यों समय रहते नदी नालों की सफाई नहीं की गई। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहाँ तो देवभूमि में मानसून आते ही आफत शुरू हो गई है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाल तैयारियों पर उठ रहे हैं कि आखिर जब हर साल बाढ़ आती है, हर साल बारिश होती है, तो इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, तो आखिर सरकार ने पहले से तैयारियां करके क्यों नहीं रखी। सरकार द्वारा पहले से क्या व्यवस्था की गई थी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको दुगना मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को पहले काम करना चाहिए, और सरकार ने चूंकि पहले काम नहीं किया, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड की और अन्य हिमालयी राज्यों की, तो वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, नदी नालियों की सफाई नहीं की गई, जगह जगह जलभराव की स्थिति है। देहरादून की बात करें, उसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, स्मार्ट सिटी तो वहां पर बनी नहीं, लेकिन जो हाल है वहां के वो
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्गति हो चुकी है सड़कों की और स्थिति बहुत खराब है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ध्रुव रौतेला, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत ध्रुव रौतेला जी के साथ ही करना चाहूंगी मैं। ध्रुव रौतेला जी, अगर हम बात करें, ये जो स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है ये नई नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों को परेशानी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें पता है कि हर साल यही होना है तो हम व्यवस्था करके क्यों नहीं रखते? सरकार पूरी चौकस है, चौकन्नी है, प्रशासन अलर्ट मोड पे है। पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की थी वर्चुअल, उसमें सभी जिलाधिकारी को सख्त निर्देश थे 13 के 13 कि वो मौके पे रहेंगे। हमें देखने को मिला कि कल जब खटीमा में पानी भर गया था तो पहली बार कुमाऊं आयुक्त और आईजी कुमाऊं वहां पर ट्रैक्टर में फील्ड पे मौजूद थे। और आज सुबह हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी सबसे पहले हल्द्वानी गए, इंटरनेशनल स्टेडियम का उन्होंने जायजा लिया गौला नदी में अधिक कटान के बाद। उसके बाद वो सीधा सितारगंज गए हैं, नानकमत्ता गए हैं, खटीमा गए हैं, बनबसा गए हैं, टनकपुर गए हैं। लगातार सरकार चौकस है, चौकन्नी निगाहें है, मुख्यमंत्री मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और खुद वो फील्ड पर इस वक्त जैसा हमेशा नजर आता है धामी जी खुद फील्ड पर मौजूद हैं। जी ध्रुव जी, अभी शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, तो अर्थात तो यही हुआ कि आप क्यों जा रहे हैं। आपको ये सब तैयारियां अगर आप कर लेते तो आपको शायद नौबत नहीं आती, पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। आपको आवाज आ रही है मुझे? जी आयुषी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी, मैं कह रहा हूँ तैयारियां पूरी है सरकार की। आपदा जो है वो किसी को बता के नहीं आती है। आप जानते हैं कोई भी नहीं चाहेगा, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं विद्वान हैं, मुझसे बड़े हैं आयु में, और आप स्वयं भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता कभी कि हमारे इस देवभूमि जैसे देवतुल्य जनता जहाँ रहती हो वहाँ आपदाएं आए। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, अत्याधिक बरसात हो गई है, जैसे गढ़वाल मंडल में मैं आज देहरादून में बैठा हूँ, यहाँ कम हो रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार कुमाऊं में इतनी भारी वर्षा हो गई है जिससे जनजीवन असामान्य हुआ है। लेकिन सरकार मुस्तैदी से, मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य कर रही है। पहले से ही सरकार की तैयारियां थी। मैं नैनीताल जिले में खुद देख के आया था, वहाँ की डीएम जो है वो बहुत एक्टिव थी, महिला है, और मैंने खुद देखा था जिस एरिया में मैं रहता हूँ, नदी नालों की पहले ही जेसीबी और पोकलैंड से सफाई करवाई गई थी सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। ऐसा नहीं है। ठीक है शीशपाल जी, ध्रुव रौतेला जी कह रहे हैं हमने पहले से भी तैयारियां की थी, लेकिन अब चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है और बारिश हो रही है और इस वजह से समस्याएं हो रही हैं, तो आप प्रोपेगेंडा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, ये चीज ही भाजपा से पूछिए कि पहली बार बारिश हो रही है, तो हर बार बारिश हो रही है और मानसून का तो सभी को इंतजार रहता है, लेकिन मानसून में जो दिक्कतें होती हैं वो भी सभी को पता है। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले आपने क्या होमवर्क किया, क्या तैयारियां की? अभी मैं मंत्री जी को डिस्क्रिप्शन में सुन रहा था, कह रही साहब देहरादून में की अगर बात करें 37 बड़े नाले हैं, 500 छोटी जो है नालियां हैं, सारी की सारी पहले खोल दी गई, सफाई सारी कर दी। भाई अगर आपने सारी सफाई पहले कर दी, सारी खोल दी, तो ये देहरादून की सड़कें क्यों तालाब बनी हुई हैं? क्यों आम आदमी जो है गाड़ी से भी नहीं निकल पा रहा? एक पहली ही मानसून की बारिश के अगर ये हालात हैं, और कल देहरादून की बिंदाल नदी में आप देखिए जिस तरीके से 17 वर्षीय किशोरी बह गई, और अभी 4 दिन पहले की बारिश में प्रेम नगर में जिस तरीके से रामलीला ग्राउंड में 5 वर्षीय बच्चा गड्ढे में डूब करके अपनी जान से हाथ धो बैठा, और खटीमा में भी हमने देखा कि 2 साल की एक बच्ची जो है पिछले ही सप्ताह जो है अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। और कल ही की घटनाएं हैं जहां आज मुख्यमंत्री गए हैं खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाके में जो है लोगों को बचाने में 2 लोगों की जान चली गई, और कल वहां भी जो है एक बच्ची की जान चली गई। नहीं, सरकार ने काम नहीं किया, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। अब आज वो हवाई सर्वेक्षण करने गए हैं तो आपने कहा ठीक है वो तो उनका काम है। अरे कोई मुख्यमंत्री अगर संजीदा है, अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, तो विपक्ष को कभी कभार तारीफ भी कर देनी चाहिए, हर समय आलोचना करने की क्या जरूरत?
नहीं, यसी जी जनता को परेशानी होगी तो हम उठाएंगे। इसको आलोचना क्यों समझ रही है सरकार? सरकार सबक ले। जो चीज धरातल पे आम आदमी को परेशानी होगी वो उठाना हमारा काम है। और ये कह रहे समय से पहले काम किया। ऋषिकेश के ढालवाला में 12 करोड़ का तटबंध जो है पहले ही मानसून की बारिश में ध्वस्त हो गया। हरिद्वार के हालात है, उधम सिंह नगर के हालात है, इनका जो तथाकथित विकास है वो पहली मानसून की बारिश में बह जा रहा है। तो कैसे काम हुए हैं? भ्रष्टाचार चरम पे है। हम तो पहले से कह रहे हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें जो है कि 40% कमीशन और 20% कमीशन के बिना कोई काम हो रहा हो। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? गुणवत्ता का काम करें जो मानसून की पहली बारिश में भी टिके और लास्ट वाली बारिश में भी टिके। आम जन मानस को दिक्कतें सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद ही आऊंगे। ठीक है तो यसी जी आप देखिए, अखबार पढ़े हैं मानसून में लोगों को हो रही परेशानी से। अब सतपाल महाराज जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है कि 387 सड़कें 87 सड़कें बंद हो गई हैं जब मानसून की पहली बारिश में। 225 अभी भी बंद है। तो क्या हालत है? कैसे जनजीवन जो है चल रहा होगा वहां पर? जो मरीज हैं वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग समय से रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं, जगह जगह श्रद्धालु तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं और ये हालात है। तो समय से अगर काम किए होते, व्यवस्थाएं अगर ढंग से की होती तो ये हालात होते। आप अंदाजा लगाई। हमने पहले भी यसी जी आपके साथ कई डिबेटें की और मानसून से पहले मैंने सरकार से कहा था कि जहां मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी, नदी का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है वहां तटबंध बनाए जाए और ढंग से उसकी मॉनिटरिंग हो कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां जल भराव की दिक्कत होती है वहां प्रॉपर निकासी की व्यवस्था बने। तो कहां है निकासी की व्यवस्था? सड़कें तो तालाब बनी हुई हैं जगह जगह। आप कोई भी समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, तो ये कहां से आ रहे हैं समाचार? ये विपक्ष तो नहीं ला रहा ना पानी। विपक्ष तो वही बात कह रहा है जो धरातल पे नजर आ रहा है। और फिर जब हम जनता की समस्या को उठाते हैं तो सरकार कहती कि साहब जो है सरकार की तारीफ नहीं करें, इनका तो काम ही आलोचना करने का है। भाई आलोचना करने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर आप शिद्दत से काम करते हैं, आपके आपदा प्रबंधन विभाग, शांति प्रसाद भट्ट जी की प्रतिक्रिया फटाफट ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? मानसून की बारिश और जिस तरीके से आफत बनकर उत्तराखंड पर कहर बरपा रही है। देखिए यसी जी, ये तो मानसून की बारिश है। देवभूमि के दंगल पर इस पे चर्चा हो रही है। सरकार को मानसून की बारिश भी अब आफत नजर आ रही है। ये उसी तरीके से है कि जैसे जब यात्री चारधाम यात्रा के लिए आए तो सरकार ने कहा कि जरूरत से ज्यादा आ गए, ये भी आफत हो गई, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, चक्का जाम ही जाम रहा और इस अफरा तफरी में यात्रा लोग बीच में छोड़ के चले गए। सरकार को यात्रा में भी आफत आ गई। जब मानसून में गर्मी थी भयंकर तो सरकार ने कहा कि इस गर्मी के कारण हम पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए आम जनमानस को जो है पानी से हलक सूख रहे। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार कहीं तो ये कहे कि मौसम की तैयारियां हमने करी हैं, ना तो गर्मी से परेशान होने की जरूरत है, ना मानसून से परेशान होने की जरूरत है। और पर्यटन क्षेत्र में यात्रा, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए चाहे तीर्थाटन के रूप में आए, हम उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अरे इन 24 वर्षों में सरकार कभी तो बोल दे। सरकार बड़ी बेशर्माई से सड़क पर आकर ये कहती है, हवाई बातें करती है और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी हवा में घूमकर पूरा हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि इनके जो सड़क के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 350 से ज्यादा जगह पर जो है सड़कें बंद हो गई हैं और हमने केवल 87 खोली हैं, उसमें भी आधी फिर बंद हो गई। कहने का मतलब है आखिर देहरादून जहां की पूरी मशीनरी रहती है वहां सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, बच्चियां डूब के मर रही हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो कुमाऊं में भी बड़ा अस्त व्यस्त माहौल बना है। अब बात अब बताइए यसी जी, हम विपक्ष के नेता होने के नाते यही तो कह रहे हैं कि सरकार की तैयारियां अगर पूरी होती तो कहां दिक्कत आती। मगर दुख की बात के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एनजीटी कानून की धज्जियां उड़ाकर जिस तरीके से नदी नालों के किनारे कब्जे करे हुए हैं, इनका एक जो है राज्य मंत्री मोगा, जिसने ऋषिकेश के अंदर जो है सुसवा नदी पे कब्जा करके जो है होटल बना दिया और हर साल वहां बारिश में डूबता है। मगर मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी एनजीटी कानून के तहत 120 मीटर दूर होटल बनवाने के लिए आदेश करे।
अरे पूरा यमकेश्वर पे कब्जा हो गया भारतीय जनता पार्टी का, हमारी ह्यूल नदी डिबेट क्या चल रही है, डिबेट पे के मुद्दे पे लाइए इनको। ऐसी स्थिति में हम क्या कहें, आम जनमानस की जिंदगी इतने खतरे में है। जंगल भाजपा के नेता काट रहे, नदी के किनारे भाजपा के नेता रिसोर्ट बना रहे, थोड़ा पानी पे रहते हैं हम लोग, व्यवस्था बाढ़ पे रहते हैं, बाढ़ कौन की व्यवस्था है? सवाल हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ध्रुव रौतेला जी रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ ना, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद आती हूँ। पता है और सरकार नाम की चीज नहीं है। ठीक है मनोज ध्यानी जी, ये समस्या हर साल की है, हर साल ये हम देखते हैं कि किस तरीके से बाढ़ आती है, लोगों को परेशानी होती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, आवागमन बाधित हो जाता है और कई लोग इसकी चपेट में आते हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करे, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि आपको पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि स्थिति ऐसी होती है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? यशी जी, एक तथ्य जिसे हम सबको समझना चाहिए वह यह है कि पूरा विंटर जो सीजन था हमारा, सर्दियां जो थी, उसमें सिर्फ 5% जो रेनफॉल हुआ था, 95% सूखा रहा था। और उसके बाद मतलब बहुत लंबा पीरियड, उसके बाद बड़ी गर्मियां जो थी, बहुत बड़ी तादाद में बड़ा लंबा पीरियड रहा और बड़ी भयंकर भयावह गर्मी जो है इस बार पूरे देश को झेलना पड़ा। पहाड़ों को पहाड़ भी उससे अछूते नहीं रहे। और इस दौरान जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं, लकड़ियां सूख जाती हैं, उससे बहुत ज्यादा अग्नि की जो घटना थी वो एकदम बड़े रूप में उभर कर आई। और पूरे उत्तराखंड में आग जो है, आग के हवाले रहे, हिमाचल भी रहा, कश्मीर भी, और जगह भी रहे पहाड़ों में। लेकिन चूंकि हम लोग उत्तराखंड पे केंद्रित थे, तो उत्तराखंड के पहाड़ों का, चाहे गढ़वाल से लेके कुमाऊं मंडल तक, पूरा पहाड़ों में बहुत भयंकर भयावह आग लगी और बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। पहाड़ों की स्थिति, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसपे ह्यूमन कंट्रोल अब रहा नहीं, क्योंकि हमने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर आ रहा है। अब ये जो इतना लंबा स्पेल रहा है कि 95% रेनफॉल जो विंटर का नहीं हुआ, जो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, उसके कारण वाष्पीकरण जो चढ़ा हुआ है, तो अब ये जो वाला मानसून सीजन है, इसमें भयावह तरीके से अतिवृष्टि की जो घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, फ्लैश फ्लड्स हैं, ये घटनाएं बहुत बड़े रूप में अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमारे को देखने को मिलेगा। आने वाले जो सावन भादों के में, सावन तो 22 जुलाई से भी प्रारंभ होना है, तो सावन भादों में जो हालात होने हैं वो बड़े खतरनाक रहेंगे। इस समय नदियां उफान पे आ गई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, ये घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी कहाँ पर आकर रहती है? सरकार के पास एक फोर्स है SDRF, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की फोर्स है। उसे मुस्तैदी से तैयार रहना चाहिए और उसको तैयार रखना कि कहीं पे भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फ्लैश फ्लड्स में जिस तरीके से हमने केदारनाथ आपदा देखी थी, तो कई हजार जाने चले गई थी, तो कुछ आप बचा पाते हैं, कुछ नहीं बचा पाते। सवाल यह है कि सरकार के इस तंत्रिका से निपटने के लिए, इस तरह की त्रासदियों से, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो गंभीर इम्पैक्ट है, वहां पर सरकार क्या कर सकती है? सरकार इतना कर सकती है कि जो स्ट्रक्चर निर्माण करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करती है, पुल बनाती है, जो बिल्डिंग्स बनाती है, जो जहां पर किसी लोगों को सहारा दिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बिल्डिंगों को बिना कमीशन खोरी के आप अच्छे ढंग से बनाएं, उन सड़कों का बेहतर निर्माण हो कि वो कम से कम लंबे
समय तक भले ही न चले, लेकिन कम से कम 1-2 सीजन तो ठीक ठाक चले, अगर वहां पे कहीं वो रहे। तो दरअसल क्या है कि सरकार का जो भ्रष्टाचार का स्तर है, और ये पूरे अकेले उत्तराखंड नहीं, इससे देश भी इससे बड़ा प्रभावित हो रहा है। बिहार में 11 दिनों में 11 पुल टूट गए। तो ये स्थितियां बड़ी भयावह होती जा रही हैं कि हमारा जो कंडक्ट है, कि हम पूरा रिसोर्स को सही ढंग से इस्तेमाल करके अगर लगाए तो हमारे स्ट्रक्चर अच्छे होंगे, हमारे पुल अच्छे होंगे, हमारी बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, और ऐसे समय में जब क्राइसिस आती है उस समय हम लोग बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये इतनी छोटी सी बातें हैं, बारीकियां हैं, जिसको सरकार को समझना चाहिए और सरकार के प्रवक्ता को वहां पर दे। एक बात थोड़ा सा मैं और जोड़ दूं, अगर आप थोड़ा सा समय दें, सरकार को यह समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। उत्तराखंड में इस तरीके की चीजें, बारिश हर समय ज्यादा होती है, पहले से ही ज्यादा होती रही है, तो आपको यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ों का, वृक्षों का रोपण करना है। लेकिन सरकार की नीति इसके उलट जा रही है। सरकार वृक्षों के छपान की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और ये कारण है कि आप देखिए अकेले देहरादून में अभी मुख्यमंत्री जी वन जो पर्यटन उड्डयन मंत्रालय है वहां से मिले और वानिकी मंत्रालय से मिलके आए और कहा कि वन भूमि जो है आप हस्तांतरित कर दीजिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तराखंड में बनाना है। खलंगा के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला वो आपने देखा, सबने देखा है। खैर सरकार को पीछे खींचने पड़े। राजपुर रोड से लेके देहरादून से विकास नगर तक और दिल्ली चौड़ीकरण पे रास्ते के नाम पे जो छपान की नीतियां होने जा रही हैं और जो हो चुकी हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है। उत्तराखंड को पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत अपने को बचाकर चलना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम राज्य को भुगतने पड़ेंगे। और हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है वापस आएंगे कि हम मनोज जी, वापस आते हैं। ध्रुव रौतेला जी अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि शांति भट्ट जी अभी सरकार को दोष दे रहे थे कि 24 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। हमेशा सरकार को गाली देने से अच्छा, शांति भट्ट हमारे पुराने मित्र हैं, भाई हैं, इनसे पूछिए तो जरा। ऐसी कि 2 बार तो ये खुद सत्ता में रहे, एक बार भाजपा के साथ, एक बार कांग्रेस के साथ, 2 बार यूकेडी भी रही है सत्ता में सुख भोगने में। तो 24 वर्षों का सारी गाली केवल भाजपा को न दें। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं ध्यानी जी बहुत वरिष्ठ आदमी है, तो उनकी बात अभी सुन रहा था। उनके अच्छे सुझाव हैं, बेहतरीन सुझाव हैं, एक चिंतक के नाते, एक विश्लेषक के नाते। और सरकार गंभीरता पूर्वक इन सभी मुद्दों पे काम कर रही है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एक एंकर के रूप में, एक युवा पत्रकार के रूप में। जैसे आपने हमारे सीएम फील्ड में है, उनको अप्रिशिएट किया कि कभी कभी सरकार का साथ देना, सरकार की तारीफ करना भी विपक्ष का फर्ज होता है, क्योंकि प्रदेश में जो आपदा आई है उसको लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। ध्रुव रौतेला जी, मैं हमेशा धामी जी की प्रशंसा करती हूँ क्योंकि वो प्रशंसा के काबिल हैं, लेकिन समस्या धामी जी के साथ ये है कि जो विभागों का बंटवारा हुआ है और जो मंत्री बनाए गए हैं जिन जिन विभागों के, वो अपना काम नहीं करते। समस्या यहाँ आती है। और एक अकेले मुख्यमंत्री जी हर जगह दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर कितना ही काम कर लेंगे। समस्या आपने, जो आपके मंत्रालय के लोग हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम कितना धामी जी से एक्सपेक्ट कर लेंगे, और धामी जी कितना काम कर लेंगे उत्तराखंड के लिए। जो 2025 की एक परिकल्पना की बात कही जाती है कि 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में खड़ा होगा, तो कैसे होगा? स्मार्ट सिटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। देहरादून को आप जानते ही होंगे, देहरादून की क्या स्थिति है। देहरादून में बताइए, जब देहरादून का ये हाल है, जहां सारे मंत्री रहते हैं, जहां सारे आपके ऑफिसर्स रहते हैं, उसके बावजूद वहां की स्थिति इतनी खराब है। देखिए, जो आप कह रही हैं ना, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं तो 24 वर्षों के लंबा साथ है उनका साथ, और वो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, वर्सटाइल है। और अगर टीम का कप्तान, कैबिनेट का हेड होने के नाते चीफ मिनिस्टर हर जगह नजर आते हैं, तो इसमें भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये अच्छी बात है कि वो खुद ही लीड लेके हर जगह पहुंच रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। आप देखिए ना, सुबह वो पौड़ी में थे, पौड़ी में बैठक कर रहे थे, दिन भर अभी कुमाऊं में है, और शाम को अभी
आपके ध्रुव जी, जौलीग्रांट दो एयरपोर्ट शब्द पहुंचेंगे, अपने जो आज एक मंत्रियों दुखद के लिए भी घटना- कह दीजिए। यसी जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज हमारे उत्तराखंड के 5 युवा भाई हमने खोए हैं, उन शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन 5 की जो अभी जम्मू कश्मीर से बॉडी आ रही है, उसको मुख्यमंत्री जी रिसीव करने खुद अभी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ऐसे युवा और वर्सेटाइल चीफ मिनिस्टर की तो प्रशंसा होनी ध्रुव चाहिए ना। रौतेला जी, अभी मैंने आपको मेंशन किया है, मुख्यमंत्री जी तो काम कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, हम समस्या तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने मंत्रियों के बारे में भी कुछ कह दीजिए, 2 शब्द। वापस आते हैं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं आफत की बारिश, जहां एक और मानसून बारिश शुरू हो चुकी है, तो उत्तराखंड में सड़कों का हाल बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह जल भराव हो रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर उत्पन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री लगातार फील्ड पर भी नजर आ रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनकी मदद की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शीशपाल जी, अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा। यसी जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष को सरकार के कामों की तारीफ भी करनी चाहिए। हम तो दिल खोल करके तारीफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आज का मुख्य समाचार पत्र अगर आप देखते हो यसी जी, ये राजधानी देहरादून के पॉश इलाकों में गालनवाला, जहां विधानसभा है, जहां ऑफिसर कॉलोनी, रेसकोर्स है, और जगह जगह के ये हालात हैं कि जो है नाव चलानी पड़ती है गलियों में नाव। तो अगर ये हालात हैं, ये आपका विकास का मॉडल है, अगर धरातल पे काम नजर नहीं आएगा, मुख्यमंत्री ठीक है कि रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उस भाग दौड़ का रिजल्ट क्या है? वो अगर भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अगर गुणवत्ता परक काम नहीं हो रहा है और केवल आंकड़ेबाजी हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम जो है उसकी पोल खोलने का काम करेंगे। आप देखिए ना कि एक सप्ताह की बारिश में ही हमारे जो है कितने जो है मासूम बच्चों ने और आम लोगों ने जो है अपनी जानें गंवा दी है। तो निश्चित तौर पर अब ये हालात क्यों हुए, इसकी जवाबदेही तो सरकार की है ना यसी जी। और सरकार का जो खोखला विकास है वो अगर पहली ही मानसून की बारिश में ध्वस्त हो जाए तो सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? आज मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी तो मुझे पता चला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे ही हाल थे। देखिए यसी जी, आप कांग्रेस की सरकार पर भी निश्चित तौर पर जब ये हालात रहेंगे आपने बख्शा नहीं होगा, निश्चित तौर पर उससे हमने जवाब दिया होगा। आप आज भी मेरे साथ अपनी टीम को भेज दीजिए, मैं कांग्रेस के बनाए हुए तटबंध आपको दिखा सकता हूँ, जिन्होंने आज भी आम जनमानस की रक्षा की हुई है। कि सॉल्यूशन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, उसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं था। इसका विकास जो है अस्थायी है, ये भी तो जनता देख रही है ना। और स्मार्ट सिटी जिसपे 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई का लुटाया जा चुका, वो धरातल पे नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये सीधी आप बताइए। जो है एक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना पाए, जिसके लिए बड़े बड़े दावे किए। और खुद नगर निगम का समाचार है इसमें, ये आप अगर देखेंगे, नगर निगम का परिषद जो है मानसून की बारिश में तालाब बन गया। नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी कह रहे हैं कि ये कैसे करिश्मा हुआ। नहीं, स्थिति तो बहुत खराब है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ध्रुव रौतेला जी, मैं अभी देहरादून का जिक्र कर रही थी, आपने जवाब नहीं दिया, और मैंने कहा 2 शब्द जरा मंत्रियों के बारे में कह दीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत भले आदमी हैं, समझ में आता है, लेकिन हम जरा मंत्रियों का भी तो हाल जान लें। पीडब्ल्यूडी विभाग सतपाल महाराज के पास है, वो क्या करते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। आधे से ज्यादा वक्त तो उनको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि वो उत्तराखंड में है या नहीं है, और जब होते हैं तो फिर किस तरीके का काम हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब यसी इंडिविजुअल अगर आप मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो इट इज बियॉन्ड माय लिमिट। आप एक सक्षम पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, आपके पास रिपोर्टरों की फौज है, आप ये व्यक्तिगत प्रश्न तो उन्हीं से पूछ सकती हैं, वही बेहतर जवाब दे सकते हैं माननीय मंत्री जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के मुखिया, कैबिनेट के हेड, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि वो आधे से ज्यादा समय कहाँ रहते हैं, मुझे जानना भी नहीं है।
मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि वो अपने उनके काम को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मसला नहीं है। सतपाल महाराज के नेतृत्व में पर्यटन में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, माननीय गडकरी जी से उनका बहुत अच्छा तालमेल है और अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें कहाँ संदेह है। शांति प्रसाद जी, अब ध्रुव भाई की मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। उनको भाजपा में एक ही ट्रेनिंग कराई गई है, सिर्फ जय जयकार करना। अगर वो दिल से पूछो तो वो खुद कह रहे हैं कि मंत्री फरार है। एक मंत्री भी काम का नहीं है। 40% कमीशन के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी ढालवाला में जो पुश्ता गिरा है, अरे कम से कम 6 महीने तो रह लेता वो। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कमीशन देना है। आप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से चलिए, भाजपा के जितने नेता हैं ना, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, अलकनंदा के किनारे कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही हमारे ऋषि यमकेश्वर में चले जाइए, पूरी ह्यूल के किनारे कब्जा किया हुआ है। एनजीटी कहती है कि गंगा से 120 मीटर दूर निर्माण होना चाहिए। इन्होंने जो है पूरे गंगा में ही कब्जा कर लिया, पूरी सहायक नदियों पे कब्जा कर लिया। ऋषिकेश में सुसवा नदी पर कब्जा कर रखा है भाजपा ने। एनजीटी उस पर ताले लगवा रही है। ये व्यक्तिगत आलोचना, शांति भाई, इनसे बचिए। ऐसी स्थिति में यूकेडी की पुरानी आदत है, अगर आपके पास तथ्य है, प्रूफ है किसी नेता के खिलाफ, एफआईआर कराइए। अगर हिम्मत में जाइए, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं स्टेट के, मेरे पास हिम्मत है तो लगाओ ना मुकदमा। नाम है तुम्हारे को किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला मत ये ना, नहीं है। एनजीटी ने लगाई, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? फिर अगर आपके पास प्रूफ है, लोग है, नाम है तो। ऋषिकेश पर मोगा ने कब्जा, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ऐसे टीवी, ओपन टीवी पर आप इंडिविजुअल आरोप लगा रहे हैं किसी नेता पर, नाम लेके लगा रहे हैं, तो आप उनकी एफआईआर कीजिए। ध्यान रखना, उत्तराखंड हाईकोर्ट है नैनीताल में, वहाँ पीआईएल लगाइए। राजनीतिक बेईमानों को नंगा कर सकते हैं। बिना विधायक बने भी भाजपा के काले कारनामों को जनता के बीच में लाने का काम करते हैं। मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं जो बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ। और अगर बोल दूंगा कि तुम कितने जमीनों में बेईमान हो, अगर चिट्ठा खोलूंगा तो फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। मैं फिर मुंह मत खुलवाइएगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर बारिश में अव्यवस्थाएं हैं, शांति प्रसाद जी, क्रोध नहीं लेनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अब मानसून में अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या गर्मियों में आएगी? ये क्रोध और अहंकार ही तो है आशी। 70 में से एक विधायक भी नहीं है यूकेडी का आज की डेट में। मुख्यमंत्री जी के उछल कूद और 5वें स्थान पे आ रहा है हमारा राज्य का काम तो ठीक है। नहीं, शांति प्रसाद जी, जरा मुद्दे पर रहते हैं, बाढ़ की बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, वही बात कह रहा हूँ कि जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर सड़क का पता नहीं चल रहा है, नाव चल रही है देहरादून में, अब बताइए हम स्मार्ट सिटी पर सवाल ना खड़े करें? 1500-1600 करोड़ रुपए का गमन हो गया और यहाँ नालियां बनी, यहाँ जो है नदियां बन गई। अगर आप ये बताइए, रिस्पना पुल में कब्जा कराकर उसको नाला बना दिया और आज ये हालत हो गई कि वहाँ जो है बिंदाल में एक लड़की बह गई। सबसे ज्यादा ऐसी, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, ध्रुव रौतेला जी को सुन लेते हैं जरा। ठीक है, सबसे ज्यादा एंक्रोचमेंट इस 24 ईयर की, शांति प्रसाद जी, शांति, थोड़ी सी शांति बने हुए। ठीक है, रुकिए। सबसे ज्यादा अतिक्रमण अगर किसी ने तोड़े, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 3 वर्षों में जो अभी पूरे होंगे 4 जुलाई को। धामी जी मत बोलिए, ये बोलिए हाईकोर्ट का डंडा चला, धामी जी बचाने पे लगे। आप कैसी बात करते हैं? अभी हमने क्या कब्जे को हटाइए ना, ज्यादा एंक्रोचमेंट करके हमने सरकारी जमीनें, आप हाईकोर्ट के आदेश को डिबेट की थी उस पर, आप भूल रहे हैं उसको। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जंगल की सारी जो अवैध कब्जे थे, हजारों एकड़ जमीन हमने वापस दी है सरकार ने। झूठ पर झूठ बोलते ही है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट का डंडा चला, तब भी आप लोग कब्जा नहीं हटा पा रहे। नदियां नाले में कन्वर्ट कर दी आपने। गौला का क्या हाल किया, ये आप पूरा कुमाऊं जोन जानता है। आज कुमाऊं में जो बारिश की आफत आ रही है, आदमियों की जान जा रही है, इसमें क्या जानते नहीं है कि कौन खनन माफिया काम कर रहे हैं वहाँ, और कौन है जिन्होंने नदियों को जो है सिकोड़ दिया? ठीक है, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी रुक जाइए जरा। शिषपाल जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं इस पर, उसके बाद मनोज ध्यानी जी पर आते हैं। देखिए यशी जी, टिप्पणी तो सरकार पे लगातार हो रही है, लेकिन सरकार टिप्पणियों पे ध्यान कहाँ दे रही है? सरकार तो कह रही है कि विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है, यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं। पर
शेषपाल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, शेषपाल जी फिलहाल हमारे साथ हैं अभी। राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए ये जो समस्या हर साल की है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये जानना समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। क्योंकि सोल्यूशन होता तो ये जो 24 सालों से जनता बर्दाश्त कर रही है, ये नहीं देखना पड़ता। ठीक है शेषपाल जी, वापस आएंगे, रुक जाइएगा। मनोज ध्यानी जी। देखिए यशी जी, सबसे पहला जो भी काम होता है ये जब इस तरीके के, क्योंकि मानसून ने आना ही आना है, सरकार का काम और सरकार की जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ये विजुलाइज करना पड़ता है कि क्या स्थितियां पैदा होंगी, और उसके लिए पिछले जो स्थितियां जो रही हैं उनका आकलन करना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2023 में केंद्र सरकार ने 22 राज्यों को 7,000 करोड़ से ऊपर का पैकेज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया था, और ये कहा था कि भाई ये आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मत करिए और मानसून के इसको यूटिलाइज करिए ताकि ये डिजास्टर मैनेज हो। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जारी किया था, उत्तराखंड के इससे 413 करोड़ रुपए आया था। ये बहुत 413 करोड़ जो, क्योंकि हम लोग जिस तरीके की योजना बनाते हैं, और मैंने शुरू में कहा कि जो दरअसल एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दीमक है जो हमारे जो कमीशन खोरी है वो स्ट्रक्चर्स को खराब करता है, और फिर बार बार वही पुल टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं, उनको बनाना पड़ता है। कई जगह हम लोग, मनुष्य बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कई जगह जो है हमारी जो नाकामयाबियां हैं, हमारा जो मॉरल कैरेक्टर है वो इतना डाउन हो चुका है, उसके कारण जो दिक्कतें आ रही हैं और जो सिस्टम बन रहा है उसके कारण नुकसान हो रहा है। मैं आपको हिमाचल राज्य में अभी पिछले साल इतनी भयावह बारिश आई कुल्लू शिमला वगैरह में कि बिल्डिंग के बिल्डिंग तरक थे, और अगर 2017 से 2022 तक का आपका वहां आंकड़ा देखो तो लगभग 6,083 करोड़, मतलब यानी प्रत्येक सीजन में 1,000 करोड़ रुपया वहां नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड भी उसी स्थिति में है, हमारा भी जो नुकसान होता है पर सीजन वो बहुत ज्यादा होता है, और उसको मिटिगेट करना, बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है बड़ा प्रूडेंटली, बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत ऑप्टिमम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तभी ये राज्य एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे रेन्स आने वाली हैं और इम्पैक्ट करेंगे बहुत ज्यादा। अब इन रेन्स के साथ साथ देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं। अब चिकनगुनिया की बीमारी आएगी, मलेरिया आएगा, डेंगू आएगा, पेट की बीमारी आएंगी, आंखों की बीमारी आती है, कोलरा फैलता है। सरकार की क्या, स्वास्थ्य विभाग की क्या ये पूरी एडुकेट तैयारियां हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी, या जब डेंगू फैलने लग जाएगा तब सरकार फिर इधर उधर हाथ पांव मारेगी, मुख्यमंत्री जी क्लास लेने लग जाएंगे। लेकिन तो ये जो एडवांस प्लानिंग है, ये एडवांस प्लानिंग होती नहीं है, और ये होती है तो इतने बड़े स्तर पे नहीं होती कि पूरे राज्य में वो एक तरीके से समान रूप से उस पर सतत कोई कार्रवाई हो सके। तो सरकार को तैयार रहना चाहिए, सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए, और जब मुसीबत आए तो नेचुरल है उसे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव जरूर इसमें सरकार को ये रहेगा कि हमारे को, हमने जैसे अभी अग्नि कांड देखे थे तो जंगलों का, तो उसमें ये दिक्कत आई थी कि हमारे जो लोग हैं उनको पॉलिसी के साथ इन्वॉल्व नहीं किया गया है, और इसलिए लोग ऐसा लगता है कि जैसे कब होता है तो वो सोचते हैं कि सरकार आएगी और सरकार तब आकर आग बुझाने की कार्रवाई उन्हीं की होगी। तो कम से कम जो सिविल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल डिफेंस के जो संस्थाएं हैं, जो ग्राम स्तर पे जो युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, महिला मंगल दल है, इनको ट्रेन किया जाए, और सरकार उनके जेब में कुछ पैसा भी डाले
और ताकि उनको वो तैयार भी रहें और उनको कम से कम बेसिक मॉडलिटीज में जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रथम फर्स्ट एड मेडिकल जो प्रोवाइड करना है, अगर कोई डिजास्टर आता है तो उनको कहाँ पर ले जाकर लोगों को रखना चाहिए, जो सेफ जगह है वो, इस तरीके की एक ट्रेनिंग और इन्वॉल्वमेंट जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का विंग भी हो, एसडीआरएफ भी हो, पुलिस विभाग का साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं जो है ये सारे मिलकर करें तो किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य सबका है, अकेले एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री और अधिकारी नहीं कर सकते। इससे जब डिजास्टर होता है तो इससे मनोज झानी जी, मुझे लगता है ये सारा मंशा और नियत पर भी काम कर रहा है। नीति और नियत बहुत जरूरी है ना, और मुझे लगता है कि अगर नीतियां भी हैं लेकिन नियत नहीं है तो कैसे काम चलेगा। हाँ शिषपाल जी अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद ध्रुव रौतेला जी आपके पास आऊंगे मैं। हाँ यशी जी, मैं उस समय आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, ये है देवाल की तस्वीर की सड़क बंद होने के कारण ये बीमार महिला को किस तरीके से कंधे पे उठा करके लोग कई किलोमीटर पैदल लाने के लिए मजबूर हैं। और मैं दूसरा कह रहा था कि मंत्री जी बड़े बड़े दावे डिस्क्रिप्शन में कर रहे थे कि हमने मानसून से पहले ये तैयारियां की हैं, वो तैयारियां की हैं, तो जो ये विकास मानसून की पहली बारिश में ही ध्वस्त हो रहा है, जो ये भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार के मंत्री लेंगे या नहीं लेंगे, इसके जिम्मेदारों पर भी जो है गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये भी देखने वाली बात है। और लगातार अगर विकास हो रहा है तो गुणवत्ता के साथ होना चाहिए और उसके रिजल्ट भी धरातल पे नजर आने चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि जनमानस को अगर परेशानी होगी, अगर जो है धरातल पर सारी व्यवस्थाएं सुधरती हुई नजर नहीं आएंगी, तो ये चीजें निश्चित तौर पर विपक्ष को भी जो है मुद्दे को उठाने का मौका लगेगा। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम सरकार की लगातार आलोचना करें, हमें तो जब क्योंकि धरातल पर हालात संभलते नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि मानसून की बारिश में, इससे पहले जब आपने देखा वनाग्नि का मामला आया था, सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, दावे हो रहे थे, लेकिन धरातल पर स्थितियां संभल नहीं रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है राज्य की मुख्य सचिव को तलब करना पड़ा था कि ये हालात क्यों है, जब केंद्र से इतना भारी भरकम बजट आ रहा था वो समय पे खर्च क्यों नहीं हुआ। ये हालात जो है आपदा के हैं, क्योंकि पहला राज्य है इस देश के अंदर जिस प्रदेश के अंदर जो है आपदा प्रबंधन विभाग है, ये आपदा प्रबंधन विभाग भ्रष्टाचार का विभाग बन गया है। ये जो है आपदा में भी अवसर तलाशने वाला विभाग बन गया है। अगर ये ईमानदारी से काम के समय पर अगर सरकार के मंत्री और अधिकारी जागे तो ये सीधी धरातल पर हालात सुधरे। मैं पूरे प्रदेश की बात तो दूर की है, क्योंकि 2 पुल बहे हैं, देखिए लगातार पुल पहली ही मानसून की बारिश में जगह जगह जो है मैंने सड़कों की हालत आपको गिनाई। और स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से जो है हालात बद से बदतर हुए, अगर इतना पैसा लगा है तो उससे हालात सुधरने चाहिए थे ना, ड्रेनेज का सिस्टम नजर आना चाहिए था, उसके रिजल्ट होते। और अगर धरातल पे सारी स्थितियां ठीक होती तो ना आपको ये इस पे जो है डिबेट करनी पड़ती, ना हमें सरकार की आलोचना करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, जिस प्रकार के दावे सरकार कर रही है वो धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो ये बहुत गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, कोई छोटे मोटे मामले नहीं है। और इस पर हम देखना चाहेंगे कि सरकार क्या कार्रवाई करती है और किसका जो है जिम्मेदारी इस पर तय होती है। तो निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री इस पर गंभीर होंगे तो निश्चित तौर पर जो है भ्रष्टाचार में मंत्री भी नपेंगे, अधिकारी भी नपेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद साहब जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए हमारी सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, और आप जिसमें अभी कह रही थी नीति और नियत, हमारी सरकार की नियत बहुत साफ है, ट्रांसपेरेंट है। और जहां तक पॉलिसी नीति की आप बात कर रही हैं, जैसा केदारनाथ जी के द्वार पर माननीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दस्तक उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की युवाओं का है, यहाँ का उत्तराखंड के लोगों का है, उसी तर्ज पर धामी जी ने भी, आपको पता होगा 3 वर्ष जब उनको परसों पूरे हुए थे, उन्हें विजन डॉक्यूमेंट दिया अगले 10 वर्षों का, कि अगले 10 वर्षों में ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ और एक स्पष्ट नीति के साथ। नहीं ध्रुव रौतेला जी बताइए, अगर नियत इतनी साफ है तो स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? 10 वर्षों डॉक्यूमेंट विजन लाए हैं, स्मार्ट सिटी का काम अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? नियत इतनी साफ है तो कौन बोल रहा है कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं चल रहा? अरे सर आपके मंत्री बोल रहे हैं।
आपके मंत्री बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? लगातार काम चल रहा है, आप देखिए ना कितनी बढ़िया रिंग रोड हो गई है। ध्रुव रौतेला जी देखिए, इस तरीके से मत बताइए कि कौन बोल रहा है। आपको भी पता है कि आपके मंत्री सवाल उठा चुके हैं इस पर, और आप कह रहे हैं कौन बोल रहा है। आपको नहीं पता कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आप मुझसे सवाल पूछ रही ना, आई एम नॉट अ मिनिस्टर हियर, मैं संगठन के नाते बैठा हूँ। आप यहाँ पर मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आप प्रवक्ता है ना, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जवाब दीजिए। रौतेला साहब, आप कुछ भी कह लेंगे, हम मान नहीं लेंगे। हम यहाँ पर बैठे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। और हमें भी पता है कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ। एक अकेले ध्रुव रौतेला जी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी का काम हो गया, बाकी की जो देहरादून की जनता है वो रो रही है। हो गया, पूर्ण हुआ नहीं बोला है, काम लगातार चल रहा है। अभी बरसात के दिन है, 18 से लगातार चल ही रहा है। मेरे सामने 1-1.5 वर्षों में पूरा देखिए आप, सहजारा तक कितनी चौड़ी 6 लेन सड़क चल गई है, 4 लेन चली गई है। कहाँ नहीं हो रहा काम? स्मार्ट सिटी का हर जगह काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। ठीक है शांति प्रसाद जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। बस यसी जी, यही दुर्भाग्य है कि गर्मी हो, यात्री हो या मानसून की बारिश हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता सावन के अंधे की तरह खुलकर खुश हैं, कमा रहे हैं, दबा के पुल गिर रहे हैं, नाव सड़कों पे चल रही है। उसके बावजूद भी इनको पूरा उत्तराखंड चमन दिख रहा है। देखना जनता को है कि कैसे ठगों को कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा लूटने का। अब जनता को तय करना है कि आखिर उन लुटेरों के हाथ राज्य को कितना लुटवाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, बारिश का कहर जिस तरीके से जारी है, उत्तराखंड की सड़कों पर कहीं ना कहीं पानी जिस तरीके से नजर आ रहा है या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें तमाम सवाल विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर नजर आ रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और इसी बीच आपको